नॉर्थ के भाइयों की रिक्वेस्ट है और मैं उम्मीद करता हूं आप इस पर जरूर गौर करेंगे। धन्यवाद। अरे আপনারা হাততালি দিচ্ছেন না কেন? হাত ভালো করে হাততালি দিন। এরপরের বক্তা যোগেন্দ্র যাদব। किसान एकता। उधर से आवाज नहीं आई। इधर वाले साथी वो पीछे खड़े क्या कर रहे हैं? इधर आओ ना, आवाज सुनाई दे कस के। किसान एकता, किसान एकता। दोस्तों, आज एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इसलिए है कि आज 12 मार्च के दिन महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। वो दांडी मार्च जिसने अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव हिला के रख दी थी। आज उसी 12 मार्च को इस देश का ऐतिहासिक किसान आंदोलन भी, इसमें जुड़े हुए किसान, किसानों के परिवार और किसानों के हितैषी मिलके ऐसी एक शुरुआत कर रहे हैं। पंजाबी में बोड़ी बोलते हो ना आप इसे? शुरुआत, बिल्कुल एक शुरुआत कर रहे हैं। याद रखिए, दांडी मार्च में कोई लाखों लोग नहीं गए थे, कुछ सैकड़ों लोग ही थे वहां तो, जिन्होंने सिर्फ नमक उठा के और अंग्रेजी राज को हिला दिया था। आज जो कलकत्ता में शुरुआत हुई है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के राज को नहीं, उस राज को कठपुतली की तरह नचाने वाले जो कॉरपोरेट है उन सबको चुनौती देगा, उनकी बुनियाद को हिलाने की शुरुआत करेगा। आज ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है कि पंजाब, याद रखिए अंग्रेजों के जमाने का जो पंजाब था उसमें हरियाणा भी शामिल था, उसमें हिमाचल भी शामिल था, कि पंजाब और बंगाल का संगम जिसने इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा दी, वही संगम आज फिर हम इस मंच पे देख रहे हैं, यहाँ कोलकाता में देख रहे हैं। इसलिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम सिर्फ और सिर्फ एक अपील लेके आए हैं बंगाल की जनता से, बंगाल के वोटर से। बस एक अपील करने आए हैं, बीजेपी को सजा दो, बीजेपी को शिक्षा दो, बीजेपी को ऐसी सीख दो जो बीजेपी भी ना भूले और आगे से कोई गद्दी कुर्सी पे बैठे तो वो भी ना भूले इस बात को कि किसानों से पंगा नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इस सरकार ने हिमाकत की है वो 3 कानून लाने की, जिसके बारे में हमारे सीनियर नेता बलबीर सिंह राजेवाल जी बोल चुके हैं और मुझे नहीं लगता इस मंच से अब किसी को उस बातों को दोहराने की जरूरत है। वो 3 किसान विरोधी काले कानून लाने की हिमाकत जिस पार्टी ने की है उसको सजा दो। किसानों को गाली जिसने दी है, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, दलाल, इसके दलाल, उसके दलाल, कमीशन एजेंट, किसानों को गाली देने वाले और बदनाम करने वालों को सजा दो, किसानों पे दमन करने वालों को सजा दो। इन्होंने आंसू गैस चलवाई, इन्होंने वाटर कैनन चलवाए और आज सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे इतना वायरिंग और कांटे लगा रखे हैं जितना हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी नहीं है, उतने इन्होंने लगा रखे हैं। किसान को दुश्मन बताने वालों को सजा दो। लोग पूछते हैं सजा देने के लिए चुनाव के टाइम आप क्यों आए हो? मैं कहता हूं इनको इसके अलावा कुछ सुनाई नहीं देता।
बीजेपी से कहो, राज्यपाल जी हमारे नेता कह कह के थक गए कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ही नहीं है ये कानून बनाने की। बीजेपी कहती है लेकिन हमारे पास संसद में 303 सीट है, हम तो बनाएंगे। इनसे कहो कि ये 3 कानून किसान विरोधी है, तुमने किस किसान से पूछ के बनाए? तो ये कहते हैं हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हमने चुनाव जीता है, हमें पता है किसान के हित में क्या है। इनसे कहो कि 100 दिन से ज्यादा किसान बैठे हुए हैं, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, जरा उसे देख तो लो। ये कहते हैं हमें देखने की जरूरत नहीं, हम गुजरात में चुनाव जीत चुके हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की भाषा समझते हैं, इसलिए किसान ने कहा कि तुम सिर्फ चुनाव, वोट, सीट ये बात समझते हो, तो आओ हम भी तुम्हें इसी भाषा में समझा दें। मजबूरी में हमें भाषा अपनानी पड़ी है। हमारी कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम किसी पार्टी के लिए वोट मांगने नहीं आए हैं, सिर्फ एक बात कहने आए हैं। इन्हें सच झूठ की भाषा समझ नहीं आती, नैतिकता की भाषा समझ नहीं आती, दया और इंसानियत की भाषा समझ नहीं आती, इनको सिर्फ वोट की भाषा समझ आती है। इसलिए हम वोट की चोट देने यहाँ पे आए हैं, और कोई हमारा मकसद नहीं है, और कोई पर्पस नहीं है। और मैं चाहता हूँ 2 तारीख को, 2 मई को जब चुनाव का परिणाम आए, जो आए, जो जीते, जो हारे, उस दिन शाम को हमारे टेलीविजन के साथी कह रहे हो ये किसान से पंगा लेना तो मोदी जी के लिए भारी पड़ गया। ये करना, ये संदेश देना आज बंगाल के किसान के हाथ में है। तो मैं आप सबके माध्यम से बंगाल के किसान को कहना चाहता हूं, हमने एक चिट्ठी बना के भेजी है बंगाल के किसान के लिए। वो चिट्ठी गांव-गांव में पहुंचाना हमारे बस की तो बात नहीं है, लेकिन जिसको भी चिट्ठी मिले वो आगे पहुंचाए, वो कोने-कोने तक पहुंचाए, और बंगाल का किसान इनसे हर गांव में सवाल पूछे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसान के साथ पंगा लेने की? और अगर ये हो गया तो मैं नहीं जानता कौन पार्टी जीतेगी, कौन हारेगी, लेकिन किसान जीतेगा इस देश में, यही हमें चाहिए। तो मिलके बोलिए किसान एकता। और जिन्हें इस चुनाव में किसान को जिताना है वो बोलिएगा, मैं कहूंगा लड़ेंगे, और जिसने किसान को जिताना है वो बोलेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের হান্নান মোল্লা। साथी संचालक, मंचे उपविष्ट ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শ্রদ্ধেয় কিষাণ নেতৃবৃন্দ এবং আজকের এই সভায় উপস্থিত আমার প্রিয় ভাই, বন্ধু, মা, বোনেরা, আমি আজকে প্রথমেই আপনাদের এই সমাবেশে আসার জন্যে সারা ভারতবর্ষ থেকে যে কৃষক নেতারা আমাদের পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে যে আবেদন নিয়ে এসছেন, সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে আসার জন্যে আমি আপনাদের সবাইকে, পশ্চিমবাংলার সমস্ত মানুষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা শুনেছেন, আমি ওই যেগুলো বলা হয়েছে সেগুলো আবার বলার দরকার। যেটা প্রথম কথা বলার দরকার, যে আজকে আমরা এই যে পঞ্চায়েত করছি, আজকাল পরশু পশ্চিমবাংলায় হবে, বিহারে হয়েছে, উড়িষ্যায় হবে, বেঙ্গালুরু হবে 22 তারিখে, কর্ণাটকে, মহারাষ্ট্রে হয়েছে, আরও হবে। সমস্ত আমরা যারা এই আন্দোলন চালাচ্ছি, দিল্লিতে বসে প্রায় 280 জন আমাদের সাথী শহীদ হয়ে গেছে, তাদের কথা স্মরণ রেখে আমরা এই আন্দোলনকে গোটা ভারতবর্ষে সংগঠিত করার যে কাজ, সেই কাজই আমরা দেখি। এটা আমাদের ভারত অভিযান,
সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা। কারণ যা মোদী বারবার বলার চেষ্টা করেছে এটা পাঞ্জাবের আন্দোলন, হরিয়ানার আন্দোলন। তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম পাঞ্জাবের আন্দোলন যদি হবে তাহলে বিহার বন কে করলো, মহারাষ্ট্র বন কে করলো, পাঞ্জাবের লোক কে করেছিল? এটা যদি পাঞ্জাবের শুধু আন্দোলন হবে তাহলে যে ভারতবর্ষে প্রায় 600 জায়গায় রেল রোকো হয়েছিল, শুধু কি পাঞ্জাবের লোক করেছিল না হরিয়ানার লোক করেছিল নাকি ভারতবর্ষের কিষাণ করেছিল? গোটা ভারতবর্ষে এই আন্দোলন প্রচারিত হয়েছে। আন্দোলনের চরিত্রের পার্থক্য হয়, যারা ইতিহাস জানে তারা জানবে যে কৃষক আন্দোলন একই রকম গোটা ভারতবর্ষে গত 300 বছরে কখনো হয়। যখন তেভাগা আন্দোলন পশ্চিমবাংলায় হয়েছে অন্য রাজ্যের সমর্থন পাওয়া যায়, যখন তেলেঙ্গানার আন্দোলন অন্ধ্রে হয়েছে তখন সারা ভারতবর্ষের সমর্থন পাওয়া যায়, যখন বর্ণিল আন্দোলন হয়েছে আদিবাসীদের গোটা ভারতবর্ষের সমর্থন পাওয়া গেছে। কিন্তু আন্দোলন যে রেটে সেই জায়গায় হয়েছে একই রেটে হয় না। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আন্দোলনে আঘাত কারো উপর প্রথম আসছে প্রতিরোধ সেই রকম। এই তিনটে কানুন, এই তিনটে আইনের আঘাত প্রথমে আসছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, যেখানে এমএসপি, যেখানে মান্ডি আছে, মান্ডিতে একমাত্র এমএসপি মেলে, ভারতবর্ষের আর কোথাও এমএসপি মেলে না। রাজওয়ারজি বলে গেছে, মোদী বলছে এমএসপি ছিল, এমএসপি আছে, এমএসপি থাকবে। এর চেয়ে বড় মিথ্যে কথা আর নেই। উনি মিথ্যে পাড়ায় প্রতিযোগিতা করতে গেলে নোবেল প্রাইজ পাবে, মিথ্যে কথা বলছেন। এমএসপি যেটা আছে এটা খরচার চেয়ে কম, তা সত্ত্বেও যে এমএসপি আছে তাও ভারতবর্ষের 6% মানে মূল্য, বিক্রি মূল্য এমএসপিতে খরিদ করা হয়, 94% যে খরচ হয় এমএসপিতে খরিদ হয় না। তাহলে এমএসপির কি দাম আছে? সবাই না পায়। পশ্চিমবাংলায় মান্ডি নেই, পশ্চিমবাংলায় এমএসপি নেই, পশ্চিমবাংলায় 1868 টাকা ধানের দাম, পশ্চিমবাংলার কৃষক 1500 টাকার বেশি বিক্রি করতে পায় না। এত ভোগছে কারা? আলুর দাম পাচ্ছে না, আজকে ধর্ণা দিচ্ছে পশ্চিমবাংলার কৃষকরা, আলুর মিনিমাম সাপোর্ট তারা পাচ্ছে না। পাটের জন্য জুটের আন্দোলন হয় বারে বারে, কেসিআই পাট ঠিক দামে কেনে নাই, সব তো আছে। পশ্চিমবাংলার আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন কখনো দুর্বল না, লাগাতার এই আন্দোলন চলছে, আগামী দিনেও আন্দোলন চলবে। এই আন্দোলন গোটা ভারতবর্ষের আন্দোলন। এই আন্দোলন হচ্ছে এই তিনটে আইন পাশ হলে ভারতবর্ষের কৃষকের মৃত্যু পরোয়ান, এবং ভারতবর্ষের কৃষক নীল চাষিদের মতন নিজের জমিতে কৃতদাস হয়ে যাবে। আর আদানি আম্বানির মতন কয়েকটা বড় কোটিপতি তারা এই জমির মালিক হবে, তারা হবে সমস্ত কিছুর মালিক। তার উৎপাদন, তারপরে হচ্ছে তার প্রসেসিং, তারপরে হচ্ছে তার হোর্ডিং, তারপরে হচ্ছে তার ব্যবসা, এই সমস্ত হচ্ছে আস্তে আস্তে ওদের হাতে চলে যাবে, বড় বড় কর্পোরেটরা। কৃষক ধীরে ধীরে সবকিছু থেকে বঞ্চিত হবে। কৃষকের এই মৃত্যু কৃষক কখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে না। বারবার বলেছে যে তোমরা কেন, মোদী বলছে স্বীকার করছে না কেন? আরে মোদী তো বলেছে একটা টেলিফোনের দূরে আছে, তো একটা টেলিফোনের অপেক্ষায় আছে, 25 দিন হয়ে গেল টেলিফোন আর আছে। কে বলছে এ সমস্ত মিথ্যে কথা? তিনি বলেছিলেন যে আমাদের 15 লাখ করে টাকা আপনাদের দেবে প্রত্যেককে, যদি 15 টাকা আপনারা পেয়ে থাকেন তাহলে আমরা আন্দোলন থেকে সরে যাব। বলুন তো পেয়েছেন? উনি বলেছিলেন 2 কোটি করে চাকরি দেবো, 7 বছরে 14 কোটি, 14,000 চাকরি পাননি। বলেন আপনার পরিবারের কেউ চাকরি পেয়েছে? পেয়েছে কেউ? এই হচ্ছে অবস্থা। আর বরং আজকে 10,000-এর মতন কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এই মানে এই রোগের পরে, প্যান্ডামিকের পরে। প্রায় 2 কোটির মতন লোক কাজ করছিল, তারা কাজ হারিয়েছে। তাহলে মোদীর কথা বিশ্বাস করবে? মিথ্যে কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য, এবং মানুষকে শুধু ধর্মের ধোয়া তুলে, ধর্মের অভাবে সৃষ্টি করে মানুষকে ভোট নিয়ে যায়। মানুষের সমস্যা নিয়ে এর কোনো চিন্তা নেই। এই জন্য আজ কৃষক গোটা ভারতবর্ষে আন্দোলন করছে। আমরা বসে আছি এত অসুবিধার মধ্যে, প্রতি ঘন্টায় 2 জন কৃষক আত্মহত্যা করছে। আপনারা জানেন প্রতি ঘন্টায়, প্রতিদিন 2,435 জন কৃষক কৃষি ছেড়ে অন্য বৃত্তিতে চলে যাচ্ছে। জানেন আপনারা? অন্নদাতা মরছে, 4 লাখ আপনাদের অন্নদাতা মারা গেছে। আমরা লোকের চোখে জল দেখিনি। আমরা কি বেঈমান নই যে আমার অন্নদাতা সে মরছে, আমার চোখে জল নেই? আমি কি মানুষ? আজ কৃষকের এই প্রশ্ন বোঝার চেষ্টা করছে যে আমরা এইভাবে করছি, সরকারি উচিত।
আজ পর্যন্ত যত সরকার ভারতবর্ষে হয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকারের মতন কৃষকের বিরোধী, কৃষকের দুশ্মন, কৃষকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক সরকার ৭৩ বছরে ভারতবর্ষে কোনোদিন হয়নি। সেই জন্যই তো কৃষক এই আন্দোলন গড়ে তুলেছে, লড়ছে, 0 ডিগ্রিতে বসেছিল, জল বৃষ্টিতে বসেছিল, কিন্তু তারা হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে আন্দোলন তারা ছেড়ে যায়নি। আমরা সেই জন্য চাই এই আন্দোলনকে প্রসারিত করতে হবে, এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হবে। আর যারা এই আন্দোলনের শত্রু, যারা কৃষকের জন্য এই কালা কানুন এনেছে, এমএসপি আইন করছে না, তারা কৃষকের শত্রু। সেই শত্রুকে ভারতের মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে, এছাড়া কৃষককে বাঁচানো যাবে না। এটাই হচ্ছে কৃষক আন্দোলন, আর কিছু না। আমরা বলেছি যারা কৃষকের দুশ্মন তাদের ভারতবর্ষের মাটি থেকে উৎখাত করে দাও। এবং এর সাথে যোগেন্দ্র বলেছে যে আমরা জানি এরা শুধু ভোটের ভাষা বোঝে, সুতরাং এরা যদি জানে ভোট পাবে না তবেই হয়তো আমাদের দাবি মানতে পারে, না হলে কিন্তু এরা আমাদের দাবি মানবে না। আমরা চাই এই দাবি যতক্ষণ না মানবে কৃষকরা যাবে না। কৃষকরা বলেছে বসে, মহিলা হাজারে হাজার মহিলা কৃষক আছে পাঞ্জাবে, এসে বলেছে আমাদের পুরুষরা চাষ করতে গেলে আমরা এসে জায়গা বলে দেবো, লাখ লাখ লোক বসে থাকবে, আমরা পিছিয়ে হবো না, আমরা না জিতে আমরা যাব না। এই হচ্ছে আমাদের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস এবং প্রতিজ্ঞা। সেই জন্য পশ্চিমবাংলার বুকেও যারা হচ্ছে কৃষকের দুশ্মন তাদের আমাদের পরাজিত করতে হবে, বিচারিত করতে হবে। বিজেপি ধর্মের নামে, হিন্দু মুসলমানের নামে আমাদের ভাগ করার চেষ্টা করে, সেই বিভক্তকে দোষ করে। আমরা কৃষক, আমাদের একটাই পরিচয়, আমরা কৃষক। যার ধর্ম ভাষা যাই হোক না কেন, আমরা সবাই কিষাণ। কিষাণ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে এই দেশের একতা অখণ্ডতাকে রক্ষা করবো। আমরা শুধু অন্নদাতা নই, আমরা ভোটদাতাও। এই কথাটাও আমরা দুশ্মনদের বুঝিয়ে দেবো। সেই জন্যই আজকে আমরা সারা দেশের কৃষক নেতাদের পক্ষ থেকে আপনাদের সারা এসছি। এই মিটিং চলবে, প্রচার চলবে, 29টা রাজ্যে এই মিটিং চলছে। সব শুধু এখন ভোট ঘোষণা হয়ে গেল, আমরা কি করবো? ভোট ঘোষণা হলে বাদ দিতে পারি না। 29টা রাজ্যে আমরা যাচ্ছি, 29টা রাজ্যেই আমরা এই প্রচার করবো। একই প্রচার, এই 3 কালা কানুনের যারা জনক তাদের ভারতবর্ষের মাটি থেকে উৎখাত করো, এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই আজকে সভা। আপনারা নিশ্চয়ই পশ্চিমবাংলার মানুষ একে সমর্থন করবেন, এই আবেদন রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ। धन्यवाद धर्मेंद्र। अब आपके सामने अपना विचार रखेंगे गुरनाम सिंह जी। सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे सभी भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी मातृशक्ति, साथियों, इस देश को आजाद कराने में बंगाल की बहुत कुर्बानियां रही है, बहुत अहम भूमिका रही है। बंगाल के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस देश को बिकने के लिए आजाद करवाया था? किसानी मुद्दे तो जो है सो है, लेकिन देश जा कहाँ रहा है? आज एक परिवार की आमदन 1 घंटे की 90 करोड़ और दूसरे आदमी की आमदन इसी देश में 1 घंटे में 9 रुपए नहीं है। ये कौन सा संतुलन है? ये कौन से देश का निर्माण हुआ? साथियों, इस देश के अंदर पिछले 20 साल में 3.5 से 4 लाख किसान और उनके साथ जुड़े मजदूर कर्जे से दब के आत्महत्या करके बैंक वालों के परेशान किए, आत्महत्या करके मरने के लिए मजबूर कर दिए बैंकों ने। और उसी देश के अंदर आज 15 लाख करोड़ का एनपीए, यानी जितना टोटल खेती का कर्जा है उससे 2 गुना पैसा पूंजीपतियों ने बैंकों का मार लिया, जो वापस नहीं आ सकता। और इतने बड़े कर्जे के अंदर, इतने बड़े बेईमानी के अंदर एक भी पूंजीपति ने अब तक देश में आत्महत्या करी हो तो बता दो? एक भी पूंजीपति 15 लाख करोड़ के कर्जे में जेल में गया हो तो बता दो? साथियों,
इस देश को आजाद कराने में पूंजीपतियों का कोई योगदान नहीं। किसी एक भी पूंजीपति का बेटा देश की आजादी की लड़ाई में शहीद हुआ हो तो बता दो। देश की आजादी की लड़ाई में एक भी पूंजीपति का बेटा जेल में गया हो तो बता दो। साथियों, ये देश जा कहाँ रहा है? आज पूरे देश के कारोबार कारपोरेट के हवाले किए जा रहे हैं, देश के चंद घरानों के हवाले किए जा रहे हैं। देश के बाजार को मौल खा गए, देश की नौकरियां खत्म, देश के आधे छोटे उद्योग बैठ गए, देश के छोटे कारोबार बैठ गए, देश के बैंक बेच दिए, देश की छोटी कंपनियां, देश की कंपनियां बेच दी, देश की रेलें बेच दी, देश की सड़कें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाहें बेच दी। अब तो हमें बेचना बाकी है, हमें भी बेच डालो, फिर जनता को बेचना बाकी है, उनको मार मार के खा लेंगे। ये खेती बची थी, ये खेती भी बेच दी, आपकी मजदूरी भी बेच दी। मजदूरी में जो कानून बने हुए थे मजदूरों के लिए, उनको भी तोड़ दिया गया। जो 8 घंटे का काम करवाने का कानून था, चाहे 12 घंटे करवाए। साथियों, हमारे पास दो चीज है, एक हमारी फसल और दूसरा हमारी मजदूरी। आज हमारी फसल का 23 फसलों का भाव सरकार तय करती है, इसकी कीमत बढ़ती है 17 लाख करोड़, लेकिन हमें मिल रहा है करीब 13 लाख करोड़। आज हमारी न्यूनतम मजदूरी, जो आप किसी फैक्ट्री में, किसी उद्योग में, किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हो, आज आपको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही, न्यूनतम मजदूरी से भी 1/3 कम मिल रहा है आपको। बड़े पूंजीपति बढ़ते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। आज जिस देश को बंगाल वालों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां देके आजाद करवाया था, आज वो देश भुखमरी में दुनिया में 102वें स्थान पर है। आज आपका देश में जो बच्चे हैं, 45% बच्चे वो हैं जिनको हम खाना पूरा नहीं दे पाए। मेरी रिपोर्ट नहीं है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट है। कौन सा देश बन गया ये, और इस देश को बचाने कौन आएगा? क्या इस देश को बिकने देना चाहिए? और अगर नहीं बिकने देना चाहिए तो फिर वो सरकार, देखिए, ये वो सरकार है, उन लोगों की सरकार है जिन लोगों का देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं डाला है आरएसएस वालों ने। 60 साल तक अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा झंडा नहीं लगाया इन लोगों ने। 60 साल तक। साथियों, आज उन लोगों के हाथ में देश का राज है, और जो इसको टुकड़े टुकड़े करके बेच रहे हैं, पूरा देश सेल पे लगा दिया है। आज इस देश को बचाने की जरूरत है, और ये जो आंदोलन चल रहा है ना, ये किसानों ने तो शुरू किया है। ये केवल किसानों के लिए नहीं है, सारी जनता के लिए है। कानून ये बन गए हैं कि पूरे देश का भोजन चंद लोग खरीद के अपने गोदामों में कैद करेंगे, और फिर पूरा देश उन चंद लोगों का ग्राहक होगा। हर खाने पीने की चीज उन चंद लोगों से खरीदनी पड़ेगी, और जब उन चंद लोगों से खरीदनी पड़ेगी तो ये कंपनियां ये कभी लिहाज नहीं करती। इन कंपनियों को कोई मतलब नहीं है किसी के मरने से, किसी के जिंदा रहने से। इनका पैसा ही इनका भगवान होता है। आप देखिए, 4 साल पहले महाराष्ट्र की सरकार ने दाव से स्टॉक सीमा हटाई थी। 50 रुपए किलो दाल खरीद के 200 रुपए किलो बेची थी। बता रहे हैं अडानी जैसे लोगों ने 1 लाख करोड़ कमा लिया था ब्लैक मेल करके। दाल पिछले साल से ज्यादा थी उस साल में, नेट पे निकलवा के देख सकते हैं आप लोग। आलू 5 रुपए किलो में खरीद के 40 रुपए किलो बेचा है। प्याज 8 रुपए किलो खरीद के
80 रुपए किलो बेचा है। क्या हमारे देश में कोई कानून है कि कितने % मुनाफा लेगा, कितने गुना मुनाफा लेगा, और ये लूट के खा जाए कंपनियां। बस हम आपसे ये अनुरोध करने आए हैं कि हम तो जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब आपके हाथ में इनकी लगाम है। अब आपके हाथ में पावर है। 5 साल में एक बार ही तो मौका आता है। अगर आप पूरे देश की मदद, आप एक बार केवल बटन दबाना है आपको। अगर उस बटन दबाने से देश का भला हो सकता है तो इससे सस्ता सौदा क्या हो सकता है। और हम ये कहने नहीं आए कि किसको वोट देना है, हम ये कह रहे हैं जो बीजेपी को हरा सकता है, कोई हो जो बीजेपी को हरा सकता है उसको वोट डाल दें, तो बीजेपी से जान छुड़वा लो। बस मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा क्योंकि बहुत से बोलने वाले हैं। बस मैं इतना सा अनुरोध करूंगा कि आज बंगाल की तरफ देश की नजरें हैं, बंगाल की तरफ देश की नजरें हैं। आज साथियों, आज आप पूरे देश का भला कर सकते हैं। आज आप पूरे देश के किसानों पर पड़ी लाठियां, पूरे देश के किसानों पर पड़े मुकदमे, पूरे देश के किसानों से हुई ज्यादतियों का बदला ले सकते हैं आप लोग। इसलिए आपसे अनुरोध करने आए हैं कि बस वैसे तो ईवीएम में भी घोटाला है, आप दबाओगे मतलब कहीं जाएगा कहां पता नहीं, ये भी नहीं पता। लेकिन आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग, हर देशवासी की जिम्मेवारी है, हम भगवान से बेनती करेंगे कि जितना ज्यादा आप लोग काम कर सकते हो। कोई आदमी एक वोट को प्रेरित कर सकता है, कोई आदमी साइकिल यात्रा निकाल सकता है, कोई आदमी पर्चे बांट सकता है, कोई आदमी किसी तरह से जनता को जागरूक कर सकता है, वो करे। कि ये बीजेपी जो है ये देश को बेचने वाली पार्टी है, देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है, किसानों मजदूरों की, आम जनता की भक्षक पार्टी है। इस पार्टी को वोट ना दे, बाकी चाहे किसी को दे दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई गुरनाम सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मेधा पाटकर जी को अनुरोध करता हूं आपकी बात रखने के लिए। आज यहाँ जो हमारी बहनें पूरे रास्ता चल के आई है, उनकी तरफ से सुखबीर कौर जी कुछ नारे लगाएंगी। महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। 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 जीतेंगे भाई जीतेंगे, बंगाली पंजाबी जीतेंगे, बंगाली पंजाबी जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। बोले सोनिया सादा हक तेरा का, सादा हक बोलो, सादा हक। काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो। बोले जिंदाबाद क्यों बोले? आज बहुत सारे संगठनों के किसान, मजदूर, विविध व्यवसायों में जुड़े हुए बंगाल के मतदाता नागरिक भगिनी और बंधुओं और मंच पर बैठे हुए संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता कार्यकर्तागण, आप सब लोगों को एक जोरदार जिंदाबाद, जरा जोरदार जिंदाबाद करें। हमारी ताकत जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद। साथियों, आज बंगाल के चुनावी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में
हम जैसे गैर चुनावी राजनीति के आंदोलन जीवियों का यहाँ आना कईयों को बहुत ही संभ्रम में डाल गया होगा, लेकिन इस बंगाल की क्रांतिकारी भूमि जहाँ बहुत सारे किसानों के, मजदूरों के अपनी भूमि, अपनी नदी, अपना पानी, अपना खनिज बचाने के लिए, अपना गांव बचाने के लिए चल रहे आंदोलन के हम लोग साथी रहे हैं, केवल गवाह नहीं। तो ऐसे बंगाल की भूमि पर जो कॉर्पोरेट्स को खुद बैठिए बनाकर पूरे देश को बेचने वाले आ रहे हैं, ऐसा जो पुकार नारा हो रहा है, इसको सुनते हुए हम लोगों को यहाँ पधारना पड़ा है। राजनीति का अर्थ केवल चुनावी राजनीति नहीं होता है, ये जानने वाले लोग यहाँ बैठे। चुनावी राजनीति में जबकि मूल्यहीनता छाई हुई है और चुनावी राजनीति जब चुन चुन के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भी खरीदी बिक्री करने में लगती है, तो फिर हम लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं। ये निर्णय हुआ, निश्चय हुआ, संकल्प हुआ संयुक्त किसान मोर्चा का, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय। साथियों, एक पत्रकार ने पूछा कि अभी ही आप कैसे और कहां से पधारे? हम आसमान से तो नहीं टपके भाई। जब मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवराज सिंह चौहान जी की मोदी जी से जुड़े हुए सरकार ने हत्या की थी 6 किसानों की, तब सबसे पहले बना अखिल भारतीय किसान संघर्षों का समन्वय और 300 तक संगठन जुड़कर न केवल एमएसपी की मांग की, लेकिन संपूर्ण कर्ज मुक्ति की मांग और स्वामीनाथन आयोग की बात जो हर राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में छाई हुई थी, लेकिन चुनने के बाद किसी ने उसकी दखल नहीं ली थी, तो उसकी याद नहीं दिलाई केवल। तो लोकसभा और राज्यसभा में 2 विधेयक पेश करते हुए हमने कहा कि किसान में खेत मजदूर भी आएगा, किसान में पशुपालक भी आएंगे, मछुआरे भी आएंगे, और इन तमाम लोग जो आज कर्जबाजारी हुए हैं वो आलसी है इसलिए नहीं, वो अकुशल है इसलिए नहीं, वो मेहनत कश है इसलिए, क्योंकि न मेहनत का दाम है, न प्रकृति का दाम है। और अडानी अंबानी जैसे पूंजी और बाजारवादी पूंजी निवेशों का बस मुनाफा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन जरूरी था। और पंजाब और हरियाणा के वो आजादी आंदोलन की शहादत से प्रेरणा लेने वाले, वो गुरु गोविंद सिंह जी से, शहीद आजम से प्रेरणा लेने वाले जब आंदोलन में ही नहीं रेल ट्रैक पर उतर आए, अंबानी के मॉल, पेट्रोल पंप और जियो की सिम तक उन्होंने बंद किया, फेंक दिया, तब जाकर इस देश में एक नई आजादी की गूंज उठी है। और हमारा अखिल भारतीय समन्वय अब संयुक्त किसान मोर्चा 500 संगठनों का लेकर आज बंगाल की भूमि पर इसलिए आया है क्योंकि हम मानते हैं अब हमारा फर्ज बन गया है, हाथ हो चुकी है। अडानी और अंबानी जब रोज की कमाई करोड़ों की कर रहे हैं और हमारे यहाँ देश में हर रोज 3000 बालक कुपोषण से मर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद का आंकड़ा तो अभी भी नहीं आया है। ऐसी स्थिति में ये क्या करने जा रही है मोदी सरकार, जो बंगाल के अकाल के समय 20 लाखों की मौत के बाद अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम बना था 1955 का, 5 मिनट या 2 मिनट भी नहीं हुए भाई, कोई भी घड़ी देखिए हमको। तो ये वो अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम भी बदलने की हिम्मत मोदी जी क्यों कर रहे हैं? ये क्यों निजी मंडियां खोल रहे हैं? ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो अनौपचारिक रूप से हमारे भी गांव में चलता है, लेकिन अब ये क्यों ला रहे हैं उसे कानूनी दायरे में? और क्यों नहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए इन 3 कानूनों में जिक्र नहीं है और उस पर कोई कानून बनाने की उनकी तैयारी नहीं है। बस बात केवल एक ही है,
कि चुनावी राजनीति में, चुनाव में चंदा इनको चाहिए जो ये कॉर्पोरेट देते हैं, किसान मजदूर नहीं दे सकते। इनको इस चंदे को चुनाव में भी सूचना के अधिकार के तहत नहीं लाना है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हिसाब में नहीं लाते हैं, पर इनके सही इलेक्टोरल बॉन्ड इन कंपनियों के साथ बने हुए हैं। इनका ये जो गठजोड़ है वो अडानी और अंबानी नहीं, सैकड़ों कंपनियों के साथ है। उसमें विदेश की मोनसांटो और सिजेंटा जैसी कंपनियां भी है, उसमें वॉलमार्ट जैसी कंपनी भी है, और वहाँ वॉल स्ट्रीट को कब्जे में लेकर बैठे हुए यूके के नागरिक युवा साथी। तो आज हमारे देश में भी ऐसे युवा पैदा हुए हैं। मैं ये फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के युवाओं का सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि उन्होंने आज किसान आंदोलन के पक्ष में ये तमाम बातें हमारे सबके सामने लाई है। साथियों, ये 3 कानूनों को अगर चलने देंगे, जो इन्होंने लॉकडाउन में जनतंत्र को काटकर राज्य सरकार का जो अधिकार राज्य की सूची में, संविधान के 7वीं अनुसूची में है, उसको नजरअंदाज करके और सब राज्यों के अधिकारों को नहीं, संविधान को भी कुचलकर आगे बढ़ाए हैं, तो हम लोगों के देश में न खेती बचेगी, न खेती हर बचेगा, न आम गरीबों की राशन व्यवस्था जिससे अन्न सुरक्षा मिलती है नहीं बचेगी। ये तो अडानी को गोडाउन में सरकार ने खरीदा हुआ माल रखने के लिए भी अव्वा के सव्वा भाव देते रहे। इसके ऊपर ऑडिटर ने कहा है कि ये लूट हुई है। अब तो वो मंडी के अंदर जो छोटे छोटे व्यापारी छोटा मोटा भ्रष्टाचार करते हैं उससे नहीं संतुष्ट है। वो चाहते हैं बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को अत्याचारी बनकर लाया जाए। अब अडानी और अंबानी जमीन लेने वाले हैं। ये बात समझकर पंजाब के ही नहीं, पूरे देश के किसान, ओडिशा के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल के आज लड़ने के लिए क्यों तैयार है? अब ये लड़त तो जन आंदोलन है और इसके सामने जितने भी गंदे आरोप खालिस्तानी पाकिस्तानी उन्होंने किए हैं, हम सब है हिंदुस्तानी। चलो एक नारा दे दे, न खालिस्तानी न पाकिस्तानी, हम है हिंदुस्तानी। न खालिस्तानी न पाकिस्तानी, हम है हिंदुस्तानी। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि चुनावी राजनीति में वो किसी मशीन से या मैकेनिज्म से वो जीत जाएंगे। और बंगाल से भी अगर ये ऐसी अपेक्षा करते हैं कि नंदीग्राम और सिंगूर जैसी जगह पे गंगा भागोन के सामने, कहीं साउथ 24 परगना में सेक्स टूरिज्म के सामने, कहीं एक एक नदी बचाने के लिए, कहीं खनिज कोयला बचाने के लिए, कहीं यहाँ टोलीगंज के गरीबों के घर बचाने के लिए बहुत सारी लड़त हुई है। सुंदरबंस के मछुआरों की हुई है और हमारे चाय बागान के मजदूरों की भी हुई है। एक एक लड़त ने अपनी हासिली कर ही ली है, लेकिन अहिंसक सत्याग्रहियों को एक आतंकवादी कहकर ये बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि इनका आतंक और प्रकार का है जो पूंजी और बाजार का है, और उस आतंक को रोकेंगे नहीं तो इन्होंने BSNL को बेच दिया है, BPCL को बेच रहे हैं, इंश्योरेंस को बेच रहे हैं, तो ये चाय बेचते बेचते देश बेच रहे हैं। क्या बंगाल भी बेचने के लिए बंगाल के मतदाता नागरिक तैयार है? क्या तैयार है? नहीं तैयार है तो दोनों हाथ उठा के बोलिए कि बंगाल बेचेंगे नहीं, बंगाल बेचेंगे, देश बेचेंगे। अगर बंगाल बचेगा तो देश बचेगा। ये जा रहे हैं जहाँ कृषकों के आंदोलन हुए, वहाँ भी ये जाति और मजहब की बात लेकर जा रहे हैं। ये कह रहे हैं सुवेंदु अधिकारी के द्वारा कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आपकी संख्या की ये गिनती है और इसके आधार पर मैं जीतूंगा। इसलिए साथियों हमको जाना है नंदीग्राम में, वहाँ सुल्तान की लड़ाई लड़ी, वहाँ राधा खड़ी ने भी लड़ाई लड़ी। हिंदू और मुस्लिम नहीं होते हैं। और उसके बाद हम सब लोग मिलकर भूमि अधिकार आंदोलन हुआ, अनंता भी जुड़ गए और सभी लोग हम लोग 2013 का भूमि अधिग्रहण का कानून बदलकर नया कानून लाया। लेकिन मोदी जी जब
जमीन हड़पना ही नहीं, जमीन का हस्तांतरण चाहते हैं। मोदी जी जल जंगल जमीन की परवाह नहीं करते, ये फ्राइडेज फॉर फ्यूचर वाले कर रहे हैं, पर उनको कोई जलवायु परिवर्तन की खबर नहीं है। 23 मार्च को जब शहीद आजम को याद करेंगे तो शहीद आजम ने भी शोषण का विरोध किया था और प्रकृति को बचाने की बात हमारे तमाम मार्गदर्शक विचारवंतों ने की थी। आज 12 मार्च योगेंद्र जी ने कहा कि गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी, आज गुजरात से साबरमती आश्रम को उन्होंने कॉर्पोरेट के हाथ में दिया है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर भी दे देंगे, ये शांति निकेतन भी दे देंगे। क्या बंगाल के लोग तैयार है? तो आजादी आंदोलन में, खिलाफत मूवमेंट में रविंद्रनाथ टैगोर जी की विकास की सही अवधारणा के साथ चलने वाले बंगाल के नागरिक, हमें विश्वास है कि जब ये 3 कानून तो रद्द करवाने ही है, लेकिन एक अलग सी जल जंगल जमीन बचाने की, प्रकृति बचाने की और राज्य के साथ साथ गांव का और बस्ती बस्ती का अधिकार, नियोजन का बचाने की, संवैधानिक अधिकार, समता, सादगी, स्वावलंबन और सर्वधर्म समभाव का मूल्य बचाने की जब चुनौती हमारे सामने है, जब देश के सार्वजनिक उद्योग और देश की प्राकृतिक संपदा हम मेहनत कशों की ताकत पर बचाने की आशा रखते हैं, तो आज संयुक्त किसान मोर्चा का ये आह्वान निश्चित रूप से आप लोग गली गली फैलाएं। मैं एक ही बात और कह के रुक जाती हूँ, यहाँ भेजा गया है भारतीय जनता पार्टी से हमारे ही क्षेत्र के कैलाश विजयवर्गीय जी। मैं केवल एक चित्र आपको दिखाती हूँ जो अच्छा प्रिंट नहीं लाया। IPS अधिकारी को जूते मारने वाले कैलाश विजयवर्गीय और उनका बेटा अन्य अधिकारियों को पीटकर जेल गया हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स पर हल्ला करने वाले, लैंड माफिया के नाम पर पहचाने जाने वाले। मैं तो कोई केसों का डिटेल नहीं दूंगी, आप ढूंढ लीजिए, लेकिन जब भ्रामक प्रचार करते हैं और ऐसे उनके नुमाइंदे होते हैं, तो अगर वो सत्ता में आएंगे बंगाल में तो कुछ भी बचेगा नहीं, जनतंत्र नहीं, संविधान नहीं और आम के अधिकार नहीं। और इसीलिए हम लोग आज संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जन आंदोलनों की राजनीति, अहिंसा की ही बात करने वाले, इन्होंने तो गुजरात के सभी कार्यकर्ताओं को आज रोक के रखा है, केरल से चल रहे साइकिल वालों को कन्याकुमारी में रोक के रखा है, ये सभी को दिशा रवि को रोकते हैं, ये मनदीप पुनिया को रोकते हैं। आज भी कुछ किसान जेल में है। हम सब लोगों पर हिंसा के आरोप लगाए हैं, डकैती का आरोप लगाया है, हत्या की साजिश का आरोप लगाया है, राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया है। तो साथियों, इनके सच और झूठ समझने के लिए ये माध्यम काम नहीं आएंगे जिनमें कॉर्पोरेटीकरण घुसा है। ये कंपनीकरण शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है, माध्यमों में भी है। और इसीलिए जो माध्यम करता आज हमारे सामने है, हम ऐलान करते हैं कि वो सच्चाई उजागर करे। दिन थोड़े हैं, हम सब लोग माध्यम बन जाए और दिल्ली के बॉर्डर पर ही नहीं, देश भर किसानों की उठी आवाज को आज बंगाल के गांव-गांव में किसान दूत स्वयं बनकर आप पहुंचेंगे, ये अपेक्षा और विश्वास रखते हैं। और इसीलिए आपको जिंदाबाद करते हैं। एक दिल में समा दीजिए एक बात कि कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन बनाता हिंदुस्तान? इस किसान मजदूर को बचाने के लिए जो नीरव मोदी और विजय मल्ल्या को बचाते हैं, उनको हजारों करोड़ की कर्ज मुक्ति देते हैं, लेकिन MSP देने के लिए जिनके पास, वो कहते हैं स्वराज अभियान के केस में सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास पैसा नहीं है। अरे कुछ लाख करोड़ हाईवे और फ्लाईओवर के बदले, तुम्हारे घर आलीशान करने के बदले, वो लोकसभा की बिल्डिंग गिराकर नया लोकसभा संसद खड़ी करने के बदले में अगर आप किसान मजदूरों को दे देंगे तो हम मानेंगे और मान जाते। पर नहीं, आप जाति और मजहब के नाम पर आप महिलाओं पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार करवाकर आप क्या चाहते हैं? इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले। और हमको कहते हैं कि हम टुकड़े टुकड़े की गैंग है। नहीं, अब इतने सारे लोग एक है, एक होकर लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। खेती बचाओ, देश
बेटी बचाओ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। समय नहीं है, पर 44 कानूनों में से 29 श्रमिकों के पक्ष के कानून भी उन्होंने जो वापस किए हैं, और 4 कोड यानी संविधा लाई है, उससे भी आम श्रमिकों के अधिकार, महिला श्रमिकों के अधिकार, रोजगार के पीछे पीछे यूनियन बना कर रखने का अधिकार भी छीन रहे हैं। तो साथियों, सब लोगों की एकता आज जरूरी है, इस पर आज बोलने का समय नहीं है। आप सब जानते हैं, बस समय कम है। आप आज से, आज रात से शुरू करो, आपके हाथ में जो माध्यम है उसका इस्तेमाल करो, अपने बस्ती बस्ती और गली गली में घूमो, जिले में पहुंचो, तो संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान निश्चित रूप से कामयाब होगा। जिंदाबाद। धन्यवाद मेधा जी। अब कॉमरेड अतुल अज्जान अपने विचार रखेंगे। কার্ড নেই গেছে কত দিনই হবে না অলরেডি 2 ঘন্টা হয়ে গেছে। সম্মানিত মঞ্চ, আমার ইচ্ছে আছে কি আমি বাংলাতে কথা করি আপনার সঙ্গে, কিন্তু সাহস আসছে না। কথা করবার জন্য সাহস আছে, কিন্তু বক্তৃতা করবার সাহস নেই। কিন্তু 10-15 দিন এখানে থাকলে পরে এইদিকে ওইদিকে বন্ধুদের সঙ্গে যদি ঘোরা, এদিকে ওইদিকে মিটিং করবো, তো নিশ্চয়ই আমি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা বাংলাতে বলতে পারি। আজ থেকে 5 বছর আগে আমি ঘুরেছিলাম মেদিনীপুর এলাকায়, 10 দিন ছিলাম কৃষকদের মধ্যে। সে সময় বক্তৃতা করছিলাম হিন্দিতে, আর বক্তৃতা করতে করতে কখন আমি সুইচ ওভার করে গেলাম বাংলাতে আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু ভালোই বলেছিলাম বাংলাতে। साथियों, आपने तमाम साथियों के विचारों को सुना। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी एंड कंपनी से बोलो कम और तोलो कम की फैक्ट्री से मैं ये कहना चाहता हूं कि लड़ाई आपको हारनी होगी बंगाल में, क्योंकि बंगाल के किसानों ने फैसला किया है कि आपको पराजित करना है। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं ना, क्या तमिलनाडु में आपका खाता खुलेगा? पुडुचेरी में आपके आदमी चुनकर जाएंगे? केरल में तो आप लौटते हुए दिखाई पड़ेंगे गधे की तरह। बचा है आसाम, आसाम भी संकट में है, और यहां आप नारा दे रहे, पूरी देश की सरकार आ रही है, आ गई है। देश का घर मंत्री रोज टहल रहा है। गृह मंत्री का काम है कि राज्यों की हिफाजत करे, राज्यों को सचेत करे, मजबूत करे। लेकिन 2 महीने पहले ही अमित शाह यहाँ के कहते हैं कि बंगाल की सरकार को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना। क्या आज तक इससे पहले भी किसी देश के घर मंत्री ने इस तरह का भाषण किसी राज्य सरकार के संबंध में दिया? किसी भी सरकार के संबंध में देने का अधिकार घर मंत्री को नहीं है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ये जो फैसला लिया है, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने जो फैसला लिया है, क्यों लिया, क्या वजह है, क्यों किसान आज खड़े हुए हैं? ये 105-7 दिन से ये बैठे हैं भूख हड़ताल पर। देश के लाखों लोग उनके समर्थन में 40 लाख 50 लाख रोज प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं। मोदी जी, आपको समझ में नहीं आता? मोदी जी, आपकी सरकार किसी बस हादसे में कुछ लोग मर जाते हैं, आपकी सरकार और आप खुद चिट्ठी लिखते हैं, उनके परिवार को संवेदना प्रकट करते हैं, 5 लाख रुपया देते हैं। लेकिन 280 हमारे किसान भाई शहादत दे दिए, एक को भी चिट्ठी लिखी आपने? उनके परिवार को आपने कुछ पैसा दिया? नहीं दिया। आपने 26 जनवरी को ITO में दिल्ली में नवरीत को मार दिया, आपकी पुलिस ने मार दिया, आपकी नीतियों ने मार दिया। 26 जनवरी को मारा गया नवरीत सिंह। 29 को रामपुर उत्तर प्रदेश के उसके गांव में 3 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी के लिए सारे गांव के लोगों ने न्योता रखा था। गांव भर के लोग, आसपास के 10 गांव के लोग खाना खाने आने वाले थे। मोदी जी,
आपने उसको मार दिया। आज हजारों लोग नवरीत के घर पर जाते हैं, उसकी जवान बीवी 23 साल की, उसको सांत्वना देने जाते हैं। वो पिछवाड़े से दरवाजे के पीछे से हाथ ऐसे छोड़ती है, उसके हाथ में कंगन नहीं है, उसके पैर में बिछिया नहीं है, उसके पैर में पांजर नहीं है। वो सुबह हुई सबको हाथ जोड़ करके अपनी तरफ से जो लोग उसके शोक संतप्त में परिवार के साथ हाथ जोड़ते हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। लेकिन जालिम प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तुमने न तो उसको चिट्ठी लिखी रुपया देने की बात, तुमसे बड़ा जालिम हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना जो तुमने किया। मैं फिर कहना चाहता हूँ, बंगाल के लोगों से कहना चाहता हूँ, हर सभा में कहता हूँ, ये तो धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। ये धरती तो राजेंद्र लाहिड़ी की धरती है। ये धरती तो मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर में शहादत देने वाले उस 18 साल के 16 साल के नौजवान की है। ये धरती तो मास्टर सूर्य सेन की है। ये धरती तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। ये धरती तो कल्पना दत्त की है। ये धरती किसकी नहीं है? और ये धरती में भारत के स्वाधीनता आंदोलन की तस्वीर बनाई थी। ये देश जितना हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों, बौद्धों, जैनियों का है। ये देश सबका है। और इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो गीत, इंडियन नेशनल आर्मी का गीत, हम सबका गीत है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। ये देश के किसान उसी रास्ते पर निकले हैं। इस जिंदगी को, इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं। इस अन्नदाता को बचाने के लिए निकले हैं। ये देश की लड़ाई है। इसलिए हम कहते हैं, खेती बचेगी तो गांव बचेगा, गांव बचेगा तो खेती बचेगी, खेती गांव बचेगा तो किसान बचेगा, किसान बचेगा तो देश बचेगा। इसलिए खेती बचाओ, गांव बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ। आज के दौर की स्वाधीनता संग्राम यही है जो किसानों ने ठाना है। मैं अधिक कुछ न कहते हुए आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि चुनाव तो आते और जाते रहेंगे। इस जालिम हुक्मरान को, इस जालिम आदमी को बदलने के लिए जो हमको समाज को बांटता है, इस बंगाल की धरती 200 पार करे जाबो আমরা, 200 पार, 294 में 200 আপনি আনছেন, तो বাকিরা কোথায় যাবে? হ্যাঁ, কোথায় যাবে? आप सब तय करके समझ लो कि ये पार्टी 20 का आंकड़ा न पार करने जाए। संयुक्त मोर्चा के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संयुक्त रूप से फैसला लेकर के इसे किनारे फेंक दो, इसे किनारे फेंक दो, इसे डाल दो किनारे। देश बेच रहा है, देश तबाह कर रहा है। ये कहता था, आज गौर करिए ना, 100 रुपए के पार हो गया पेट्रोल। अभी 3 महीने पहले, 2 महीने पहले सरसों का तेल 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए बिक रहा था पर केजी। आज कितने का बिक रहा है? 100, 150 रुपए का। महंगाई घटी की बढ़ी। जब मनमोहन सिंह के जमाने में 2 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ गया था 2007 में, तो क्या कहे? निकाल के देखिए यूट्यूब पर मोदी जी, जो सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ाती है, जो सरकार महंगाई बढ़ाती है, उस सरकार को दिल्ली पर रहने का अधिकार नहीं। और मैं ये कहता हूं कि जो सरकार 100 रुपए के पार पेट्रोल के दाम बढ़ाती है, उसे दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं, उसे खोद करके जमीन में गाड़ देने की जरूरत है। वक्त का यही तकाजा, वक्त का यही तकाजा। ऊपर परेड की बुनियाद पर बहुत दिन सरकार चली। आज हम सब आपके साथ ही कहने आए हैं कि दिल्ली का आंदोलन और देश के किसानों का आंदोलन कमजोर नहीं होगा। गांव-गांव में मशाल जलेगी। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये देश में दौलत की इतनी बड़ी लूट है, इस लूट के खिलाफ